तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 46 की। अब बाय शाओचन गोस्ट किंग फ्रूट की ओर जा रहा होता और कह रहा होता है कि अब जो मेरा आखिरी अपोनेंट है वो है गोंग सुन ई। तभी अचानक से गोंग सुन ई बाय शाओचन पर अटैक कर देता है और बाय शाओचन उसे अपने अम्ब्रेला से ब्लॉक करता है। गोंग सुन ई बोल रहा होता है कि तुम इतनी दूर तक आ गए हो, इसका मतलब कि तुम गोंग सुन वानार के फेवर के वर्दी हो और तुम क्वालिफाइड हो तुम मेरे अपोनेंट बनने के लिए। ये बोलकर वो स्वॉर्ड से बाशजन के पीछे अटैक करता है, लेकिन बाशजन उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गोंग सुनी डायरेक्टली वो स्वॉर्ड अपने हाथों में लेता है और बाशजन पर अटैक करने लग जाता है। बाय शाओचन स्वॉर्ड को अपने अम्ब्रेला से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो पीछे पुश होता जा रहा होता है। बाय शाओचन भूल रहा होता है कि गोंग सुनी मेरा आखिरी अपोनेंट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। तभी गोंग सुनी हल्की सी पावर बढ़ाता है और बाशजन दूर जाके गिरता है। उसे गिरता हुआ देखकर गोंग सुनी उसके पास जा रहा होता है। अचानक से बाशजन अपना एक स्पेयर बाहर निकालता है और वो गोंग सुनी पर अटैक कर देता है। गोंग सुनी अटैक से बच जाता है। बाशजन कह रहा होता है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए और यहाँ से बच के जाने के लिए मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। फिर बाशजन और गोंग सुनी दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट 2-2 हो रही होती है। तभी बाशजन अपना वो स्पेयर फेंक कर मारता है गोंग सुनी की ओर। गोंग सुनी अपनी स्वॉर्ड से उसे काउंटर करता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो पीछे पुश होता जा रहा होता है। और साथ ही में गोंग सुनी बोल रहा होता है कि जो बाई हाओ की फिजिकल बॉडी है उसके पास इतनी पावर है कि वो कल्टीवेशन के रियलाम को सप्रेस कर सकती है और शायद यही इसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट है। तभी बाय शाओचन उसी स्पेयर पे किक मारता है। वो किक एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है और वो गोंग सुनी को और ज़्यादा तेज़ी से पुश कर देती है। किसी तरीके से गोंग सुनी अपने आप को संभाल लेता है। फिर बाय शाओचन वो स्पेयर लेता है और वो गोंग सुनी के पास जा रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी वो फॉर्मेशन के बीच में से गुजर जाता है और वो फॉर्मेशन होती है गोंग सुनी की। उस फॉर्मेशन की वजह से बाय शाओचन को गोंग सुनी एक बहुत ही मोटी रोप से जकड़ लेता है और चारों ओर घुमाकर जमीन पर फेंक देता है। जमीन पे गिरने के बाद गोंग सुनी उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय शाओचन उसके अटैक से बच जाता है। फिर गोंग सुनी पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर बाय शाओचन होता है। फिर वो दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय शाओचन बार बार उसके अटैक से बचता जा रहा होता है। इसी बीच बाय शाओचन अपनी स्पीड तेज कर देता है और वो गोंग सुनी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। अटैक की वजह से गोंग सुनी थोड़ा सा पुश हो जाता है। फिर वो मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि काफी साल हो गए हैं, आज मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला है कि जो कि मेरी स्वॉर्ड को शार्प करने के लिए वेटस्टोन का काम कर सकता है। बाय शाओचन एक और बार डायरेक्टली स्पीड से अटैक करता है। फिर गोंग सुनी अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर देता है और बाय शाओचन से बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज नहीं की है, चलो मैं तुम्हें और ज्यादा पुश करता हूँ। ये बोलकर वो उस पर लगातार कई सारी शॉट से अटैक करता है। अटैक की वजह से बाय शाओचन जमीन पे जाके नीचे गिर जाता है, लेकिन गोंग सुनी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और वो लगातार शॉट से अटैक कर रहा होता है। कुछ सेकंड बाद वो अटैक को रोक देता है और बाय शाओचन से बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, लगता है कि तुम मेरी अटेंशन के उतने वर्ती नहीं हो और साथ ही में तुमने वानर की एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट भी किया है। बाय शाओचन खड़ा होता मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम बार बार वानर को मेंशन कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। गोंग सुनी बोल रहा होता है कल्टीवेशन के रास्ते में लव के लिए कोई जगह नहीं है, मैं उसकी स्ट्रेंथ को एडमायर करता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अब बारी तुम्हारी है कि तुम मुझे अपना किलिंग मूव दिखाओ, इस वजह से हम दोनों चलो डेथ तक फाइट करते हैं। ये बोलकर वो अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है। बाय शाओचन अपने मन में बोल रहा होता है कि गोंग सुनी जानता है यहाँ पर किलिंग मूव का इस्तेमाल करना मतलब है जिंदगी या फिर मौत। इसके बावजूद भी ये मुझे बार बार प्रोवोक कर रहा है फाइटिंग करने के लिए। साथ ही में ये अपने टेम्पर को नहीं खो रहा है और ये डाओ में सिंगल माइंडेड भी है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है इसके पास। ये काफ़ी एडमायर करने वाली बात है इसकी। इसके बाद बाय शाओचन गोंग सुनी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को सम्मन करता है। गोंग सुनी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि वाकई में मैंने तुम्हें मिसजज नहीं किया है, चलो तुम मुझे अपना आखिरी मूव दिखाओ। ये बोलकर वो अपना बैटल विक्ट्री हेवन का मूव इस्तेमाल करता है बाय शाओचन पर और करीबन हज़ारों की तादाद में स्वॉर्ड बाय शाओचन की ओर जा रही होती हैं। बाय शाओचन भी अपनी बोन टेम्परिंग करता है और वो अपने डिस्ट्रॉय एम्परर फिस्ट का इस्तेमाल, वो फिस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही में गोंग सुनी को पीछे पुश कर रही होती है। गोंग सुनी बोल रहा होता है अनगिनत ट्रिबुलेशन के बाद बॉडी को टेम्पर करना सिर्फ लाइफ और डेथ के रास्ते से ही किया जा सकता है और तभी हम अपने हार्ट के बैरियर को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये बोलने के बाद गोंग सुनी की डांटियान में कुछ रिएक्शन होता है और वहां पर एक ऑरा का अलग ही तरह का ब्लास्ट सा हो जाता है। वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उसका इफेक्ट बाहर तक होता है। बाहर खड़े सारे लोग देख पा रहे होते हैं कि अंदर एक बहुत ही बड़ा गोंग सुनी का स्पेशल फेस अपीयर हो जाता है। उसे देखकर बाहर एल्डर कह रहे होते हैं कि ये तो हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन ऑरा है, ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। कई सालों तक अपने आप को टेम्पर करने के बाद
आज उसने अपनी विश को अचीव कर लिया है। साथ ही में कल्टीवेशन में एडवांस भी कर लिया है। रिफाइनिंग पॉट के अंदर गोंग सुनी ब्रेक थ्रू करने के बाद बादशाह से बोल रहा होता है, थैंक यू बाय हाउ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाया और आखिरकार मैं हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन की स्टेज तक पहुंच गया हूं। मैं इस स्टेप पर काफ़ी सालों से ट्रैप था। तुम्हारी वजह से मैं इसे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। इस वजह से तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा कल्टीवेशन ही क्रिपल करूँगा। वैसे ही मुझे कई सारी वेरियस फोर्सेस को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये बोलने के बाद पूरा आसमान स्वॉर्ड और एक्सेस से घिर जाता है। बादशाह कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की है और फिर भी तुम मेरे कल्टीवेशन को क्रिपल करना चाहते हो। तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। गोंग सुनी बोल रहा होता है कि तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज़ कर चुके हो, तो फिर तुम कैसे रेजिस्ट करोगे अब। भले मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी फेट को एक्सेप्ट करना होगा। ये बोलकर वो उस पर उन सारी स्वॉर्ड और एक्सेस से अटैक कर देता है। उन सबका एक बाउंडर टाइप का बादशाह की ओर तेजी से जा रहा होता है। बादशाह कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज़ कर लिया है। मैंने बोन टेम्परिंग 6th लेवल का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि इंडेस्ट्रेबल एम्पेरर फिस्ट आती है। सिर्फ 50% पावर नेचुरल सोल लाइफ और डेथ को सेवर कर सकती है और 100% हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन को हरा सकती है। ये बोलकर वो अपनी हेवनली फिस्ट से अटैक कर देता है और इस बार 100% पावर पर वो फिस्ट सारे स्वॉर्ड और एक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर गोंग सिनी चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि इसने वाकई में मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बादशाह बोल रहा होता है कि तुम अपनी सारी पावर का यूज़ कर चुके हो, अब मेरी बारी है। ये बोलने के बाद वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल ज़मीन पर करता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे रिफाइनिंग पॉट में उसका असर हो जाता है और उसका ऑरा बाहर तक जाता है। बाहर सारे लोग चौंक जाते हैं। इस ऑरा को फील करने के बाद जाओ जिमो कह रही होती है कि ये ऑरा हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या दोबारा से गोंग सुनी ने ब्रेक थ्रू किया है। रिफाइनिंग पॉट के अंदर गोंग सुनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बुरी तरीके से चोटिल हो गया होता है, लेकिन गोंग सुनी मानने को राज़ी नहीं होता कि वो बादशाह से हार गया है। वो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन तक पहुंच चुका हूँ, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। बादशाह गोंग सुनी के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुमने इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू किया था और वैसे भी तुम मुझे वेट स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, तो फिर तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें ब्रोक कर सकूं। ये बोलकर वो अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है। गोंग सुनी कह रहा होता है कि बाय हाउ, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। ये बोलने के बाद बाय शोचन गोंग सुनी की वाइटलिटी को अब्जॉर्ब कर लेता है। पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाने के बाद बाय शोचन बोल रहा होता है कि वाकई में ये हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो फ्रूट की ओर देखता है और वो बहुत ही जल्द राइप होने वाला होता है। कुछ देर बाद रिफाइनिंग पॉट के बाहर टेलीपोर्टेशन एरे अपीयर हो जाती है। बाहर जो अलग अलग फैमिली के एल्डर खड़े होते हैं, उनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है कि गोस्ट किंग फ्रूट लगता है पिक कर लिया गया है। सुशांत की फैमिली की जो एल्डर होती है वो कह रही होती है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ है तो फिर ज़रूर यंग मास्टर इसमें सक्सीड हो गए होंगे। यंग मास्टर यानी कि गोंग सुनी। तभी दूसरे एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेकंड प्रिंस और होली मेडन, इन दोनों को गोस्ट एम्परर और ग्रैंड सेलेस्टियल मास्टर से टीचिंग रिसीव हुई है। प्रिंसेस सुशान और यंग मास्टर जाओ होंग भी काफ़ी पावरफुल है और उनके पास हीरोइक स्पिरिट भी है। गोस्ट किंग फ्रूट की जो ओनरशिप है वो अभी भी अनसर्टेन है। लॉर्ड वुचांग जाओ जुमो से कह रहे होते हैं कि जो और भी पॉट से बाहर निकला था उसे देखकर बताया जा सकता है कि जो अंदर बैटल हुई वो बहुत ज़्यादा फीट्स रही है। भले ही बाय हाउ बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन सोल रिफाइनिंग पॉट के अंदर जो बैटल है वो लाइफ और डेथ की है। ये उतना आसान नहीं होगा जो कि उसने 3 हेवनली ह्यूमन में करके दिखाया था, लेकिन इस पॉइंट पर हम सिर्फ जायंट गोस्ट किंग की अरेंजमेंट पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी टेलीपोर्टेशन एरे में से कोई बाहर आ रहा होता है, तो फिर एल्डर कह रहे होते हैं चलो देखते हैं कि कौन पहले बाहर आ रहा है। अचानक से टेलीपोर्टेशन एरे में से बादशाह बाहर निकलता है और उसकी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ होता है। बाहर निकलने के बाद बादशाह चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा है और ये बोलने के बाद वो जमीन पे गिरने जा रहा होता है। सारे लोग बादशाह को देखकर चौंक जाते हैं। फिर लॉर्ड वुचांग बादशाह के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लॉर्ड वुचांग बादशाह से बोल रहे होते हैं कि तुम ज्यादा हिलो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसी टाइम बादशाह के मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग होती है। फिर धीरे से बादशाह लॉर्ड वुचांग की ओर देखता है और उन्हें आंख मारकर बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये बोलने के बाद वो एक्टिंग करना स्टार्ट करता चिल्लाकर बोल रहा होता है कि उन लोगों ने ज्यादा करा है, उन सब ने एक साथ मिलकर गैंग बनाई और मुझ पर अटैक करा। लॉर्ड वुचांग बादशाह को उन सबके सामने से लेकर जा रहे होते हैं बड़े आराम से। सुशान की फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं कि इसकी इंजरी को देखकर लगता है कि सालों लग जाएंगे इसे रिकवर करने में। ये रिफाइनिंग पॉट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाया होगा, इस वजह से जैसे टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हुई ये तुरंत ही वहां से भागकर बाहर निकल आया।
तभी एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये बाहर आ पाया है सही सलामत, इसका मतलब यंग मास्टर गोंग सुनी और बाकी सब ने इस पे ज़्यादा अटैक नहीं किया है, ताकि वो जायंट गोस्ट किंग को कंप्लीट तरीके से ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। तभी जो त्यानहाओ फैमिली के एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि जो ये बाय है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, हम सबको अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। फिर लॉर्ड वुचांग बाय शोचन से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में। ये बोलकर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जा रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो बाय शोचन के पास से गुजर रही होती है। बाय शोचन जाओ जिमो के कपड़े पकड़ता है और हल्का सा पिंच करता है उसे। जाओ जिमो बाय शोचन की ओर देखते हुए कह रही होती है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम एक फ्रूट भी नहीं ले पाए, तुम किस काम के हो, ये बोलकर वो उसे पुश कर देती है। फिर जाओ जिमो रिफाइनिंग पॉट की ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने फादर के प्लान को खराब कर दिया है, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर सही तरीके से मैं तुमसे डील करूंगी। अब जितने भी लोग यहाँ पर है वो सारे मेरी बातें ध्यान से सुने, जो ये किंग फ्रूट है वो सिर्फ जायंट गोस्ट सिटी को ही बिलोंग करता है। बाय शजन अपने उन्हें बोल रहा होता है, क्या ये मेरे हिंट को समझ नहीं पाई है, ये इतनी ऑब्वियस थी। तभी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, लॉर्ड वुचांग और बाय शजन वहां से चले जाते हैं। फिर एल्डर कह रहे होते हैं, चलो देखते हैं कि तुम हम सबसे फाइट कर पाती हो या फिर नहीं। कुछ देर बाद जो गोस्ट किंग का फ्लावर होता है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा होता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि अब तो फ्लावर भी गायब हो गया है, बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं रिफाइनिंग पॉट से। भले ही अंदर कितनी भी इंटेंस बैटल रही हो, ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ बाय हाउ इससे बाहर निकला हो। सुशान की फैमिली के एल्डर कह रहे होते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरर सिर्फ 1 घंटे तक ही लास्ट कर सकती है, अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, लगता है कुछ अंदर हुआ है। एल्डर कह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले ही ग्रैंड सेलेस्टर मास्टर को रिपोर्ट कर दिया इस बारे में। उन्होंने बोला है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक के जरिए हमें रिफाइनिंग पॉट के अंदर भेज देंगे। अंदर जाके हम सारे एक साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हुआ है अंदर। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी के बाहर लॉर्ड वुचांग और बाशजन पहुंच गए होते हैं। लॉर्ड वुचांग कह रहे होते हैं कि हम पहुंच गए, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बाशजन बोल रहा होता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैंने उसे हिंट दी थी लेकिन वो मेरी हिंट को नहीं समझ पाई, वो अभी भी रुककर वहाँ पर क्या कर रही है। लॉर्ड वुचांग बता रहे होते हैं कि अगर वो वहाँ पर रुकेगी तभी तुम वो जगह आराम से छोड़कर यहाँ पर आ पाए हो। बाशजन बोल रहा होता है, ऐसी बात है, मैंने नहीं सोचा था कि उसकी कोई डेलिकेट साइड भी होगी और उसकी एक्टिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरी ओर रिफाइनिंग पॉट के बाहर सीक्रेट टेक्निक रेडी हो जाती है और वो सारे एल्डर सीक्रेट टेक्निक के थ्रू रिफाइनिंग पॉट के अंदर जा रहे होते हैं। ये देखकर जाओ जिमो हल्का सा मुस्कुराने लग जाती है। अंदर पहुंचकर जो गोंग सुनी फैमिली के एल्डर होते हैं वो पूरी जगह को स्कैन करते हैं। तो फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं क्या हुआ है, जितने भी लोग पॉट में आए थे वो सारे कहाँ चले गए हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर जायंट गोस्ट किंग का ऑरा मिला है। बायहाओ का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ नेशनल सोल का है और उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो इतने सारे जीनस को डिसअपेयर कर सके। जरूर इस बैटल में जायंट गोस्ट किंग ने इंटरवेन किया होगा। तभी एल्डर चारों ओर देखते पूछ रहे होते हैं, जाओ जिमो कहाँ पर है। दूसरे एल्डर समझ जाते हैं कि उन सबको ट्रिक किया गया है क्योंकि जाओ जिमो वहाँ पर नहीं आई होती है। एल्डर कह रहे होते हैं कि जाओ जिमो ने हमें डिसीव किया है और उसने हेल्प किया है कि बाय हो यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। शूशान की फैमिली एल्डर बोल रही होती है, क्या जायंट गोस्ट किंग हमारे और पूरे इंपीरियल कोर्ट के एनिमी बनना चाहते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने को, हमें जल्द से जल्द प्रिंस को इन्फॉर्म करना होगा और हम सारे एक साथ जायंट गोस्ट सिटी की ओर जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी में गोस्ट किंग के पैलेस में किंग के हाथ में वो गोस्ट किंग का फ्रूट होता है और वो उसे स्मेल कर रहे होते हैं। स्मेल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपनी फैटल वीकनेस यानी कि डीके पीरियड को हटा सकता हूँ। तभी वो पास ही में खड़े बादशाह की ओर देखते हैं और अपनी हंसी को रोक लेते हैं। फिर वो उसके पास जाते और बोल रहे होते हैं कि इस बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें अनफेयरली ट्रीट नहीं करूँगा। बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए इस बार। तुम्हें सिर्फ बोलना है, चाहे वो वेल्थ हो, कोई टेरिटरी हो या फिर कोई कल्टीवेशन टेक्निक। अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें एज आ फोस्टर सन भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। इस जायंट गोस्ट सिटी में मेरे बाद तुम अगले पोजीशन में होगे। ये सुनकर बाय शौचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ये दोबारा मेरे लिए एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ बोलना है, अगर वो काम मैं कर सकता हूँ तो फिर जरूर मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। बाय शौचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपनी थ्रोन देने वाला है, वैसे भी इसने बहुत सारी चीजें करी हैं, अब ये मेकअप करना चाहता है उन सबके लिए। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा, अब तुम उसे भरने की कोशिश कर रही हो लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो गए हो तुमने मुझे फंसाया था तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें दोबारा फंसा रहा हूँ। इसके बाद बाय शौचन जायंट गोसिंग से बोल रहा होता है कि आपको सर्व करना मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बारे में चिंता हो रही है। ये बोलकर वो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है और उन सारे लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत है।
जैसे ही मैं रिफाइनिंग पॉट के अंदर गया, उन सब ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। बायशजन की बॉडी पे जितना भी ब्लड होता है वो सारा ब्लड उसने दूसरे डिसाइपल की बॉडी में से लगाया होता है ताकि वो सबको ऐसा फील करा सके कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ है। बायशजन जायंट गोस्किंग से बोल रहा होता है कि उस फ्रूट को पाने के लिए मैंने बहुत सारे नोबल को ऑफेंड किया है। मुझे डर है कि फ्यूचर में मेरे पास चांस नहीं रहेगा कि मैं दोबारा आपको सर्व कर पाऊँ। जायंट गोस्किंग पूछ रहे होते हैं क्या तुमने किसी को मारा है। बाशजन बोल रहा होता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे अपनी लिमिट के बारे में पता है। जायंट गोस्किंग कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुमने एक्शन लिए हैं वो सारे मैंने ऑथोराइज किए हैं। मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी जुबान दे रहा हूँ। फिर बाशजन भो करता बोल रहा होता है कि अब मैं चिंता नहीं करूंगा। जायंट गोस्किंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी जो उसका टैबलेट होता है वो शाइन करने लग जाता है। जायंट गोस्किंग बोल रहा होता है कि ये सारे लोग होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। फिर वो उस टैबलेट को बाहर निकालता है और उसमें 9 नेदर किंग का मैसेज होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने पब्लिक मैटर का यूज करके प्राइवेट रिवेंज लिया है मेरे बेटे के खिलाफ। मेरी 9 अदर सिटी इस बात को नहीं जाने देगी। जायंट गोस्किंग समझाने की कोशिश कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि ऐसी बैटल में इंजरीज होती रहती हैं, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइम बायशजन अपना बैग निकालता है और उसे ओपन करने जा रहा होता है। फिर उस बैग में से एक डिसाइपल बाहर निकलता है। जायंट गोस्किंग उस डिसाइपल को कैच करते हैं और वो होता है जाओ होंग। जायंट गोस्किंग उसकी ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि इसकी हालत कैसे हो गई है ऐसी। तभी बैटल विक्ट्री किंग का मैसेज आता है और बोल रहे होते हैं जायंट गोस्ट किंग, मेरा बेटा गोंग सुनी बहुत ज़्यादा प्राउड डिसाइपल है और वो इस ट्रायल को डिजर्व करता है। बहुत ही जल्द मेरे एनवॉय आने वाले होंगे वहाँ पर। बायशजन एक और डिसाइपल बाहर निकलता और बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये सारे नोबल डिसाइपल हैं। इन सबको सबड्यू करने के बाद मैं इन्हें मार नहीं सका, इस वजह से मैंने इन सबको बांधकर अपने बैग में रख दिया। भले ही आप इन सबको पहचान ना पाओ, इस वजह से मैं आपका इंट्रो करवाता हूँ। फिर वो एक एक करके डिसाइपल निकाल रहा होता और बता रहा होता है कि इसका नाम है गाओ बुफान, दूसरा है लिन त्यान शेंग और ये तीनों हैं म्याओ लिनार, शू शान और लिटिल वुल्फ गॉड। ऐसे करके वो बहुत सारे डिसाइपल निकालता रहता है बैग में से। जो बड़ी बड़ी फैमिली से प्रिंस और प्रिंसेस बिलोंग करते हैं, जायंट गोस्किंग उन सबको कैच कर रहा होता है और बाकी सबको नीचे गिर जाने दे रहा होता है। आखिर में बाय चौचन एक डिसाइपल निकालकर बोल रहा होता है कि ये मेरा स्पेशल गेस्ट है, इसे आप ध्यान से कैच करना। वो डिसाइपल बैग में से बाहर आता है और वो होता है सेकंड प्रिंस, यानी कि सेलेस्टियल मास्टर का बेटा। जायंट गोस्किंग उसे अपनी टांगों से रोक लेता है। बाय चौचन जायंट गोस्किंग से बोल रहा होता है कि कुछ ही देर में आपके गेस्ट आने वाले हैं, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा अब। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद अलग अलग नोबल फैमिली के एनवॉय और एल्डर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जायंट गोस्किंग उन सबको देखकर थोड़ा घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। बाय चौचन आराम से पैलेस की रूफ पर लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है जायंट गोस्किंग, तुम्हें अपना टाइम लेना चाहिए नेगोशिएट करने के लिए। भले तुम उन सबको रिलीज कर दो, लेकिन तुम्हें एक पेनफुल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा इन सबको सेटल करने के लिए। ये प्राइस तुम्हें देना पड़ेगा मुझे फंसाने के लिए। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।